अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमारा जो मेन मकसद होता है ये वीडियो बनाने का, ये जस्ट एक डेमो लेक्चर होता है ताकि स्टूडेंट को पता चले कि हमारा जो पैटर्न है, पढ़ाने का तरीकाकार क्या है, वो बताया जाता है दोस्तों को। तो आपको बता दूं कि ये जस्ट एक डेमो लेक्चर है, और जिस दोस्त ने भी अगर उसको पसंद आएगा ये हमारा लेक्चर, जो आज का लेक्चर होगा, तो उस प्रॉपर सेशन लेने के लिए वो फिर एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये जस्ट आप याद रखिएगा कि कुछ लाइनें आप लोगों के लिए हमने ना ये मैप बनाया है इराक का। तो सबसे पहले मैं आपको ना इराक का जो बाउंड्रीज है ना जी, वो बताऊंगा कि इसके साथ साथ कौन कौन से ममालिक है। तो ये छोटा सा मुल्क है कुवैत, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इसकी है, और ये टैक्स फ्री नेशन है, यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। बिल्कुल इसी के साथ अगर देखें तो ये सऊदी अरेबिया आ रहा है। सऊदी अरेबिया जो है आपको पता है कि ये भी रिवर फ्री है जी। कुवैत में भी कोई रिवर नहीं है। सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, अरेबियन पेनिनसुला का बड़ा कंट्री आता है। इसी के साथ ये देखें कि हिसाब काफ का कंट्री हम मानते हैं जॉर्डन को, तो यहाँ जॉर्डन आ जाएगा। फिर ये सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है जी अरब में। आपको होता है कि हज़रत अमीर माविया, उनकी वजह से, और उससे आप याद रखिएगा कि सलाहुद्दीन अयूबी का यहाँ पे मज़ार है, और अभी भी आपको होता है यहाँ पे बशार अल असद की गवर्नमेंट चल रही है। इसके ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये टर्की आ रहा है, सिक मैन ऑफ यूरोप बोलते हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि टर्की जो है आजकल मुस्लिम वर्ल्ड में दोबारा लीडिंग रोल में आ रहा है जी। और इस साइड पे इसके जो है वो ईरान है जी। तो बहुत ही बड़ी एक गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड का फेस आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी एलतशी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे मतलब उनकी गवर्नमेंट भी है, और उनका ये मतलब है कि मुल्क ज़्यादा यहाँ पे एलतशी मुस्लिम रहते हैं। अब अगर इराक के अंदर अगर हम दाखिल हों तो आपने याद रखना है कि इस मुल्क का पुराना नाम जो है ना, वो आप ज़हन में रखिएगा, इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है ना जी, इसका पुराना नाम है जी। आपको पता है दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसको माना जाता है जी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। लेकिन 1920 में जो है ये इसका नाम चेंज हो के क्या पड़ गया था जी, इराक। तो अब आज हम जस्ट इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर है और उनमें भी बिल्कुल चंद चीज़ें हैं जी। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके कुछ मेन शहर जो है ना, वो आप याद रखिएगा, ये आपको टिग्रस रिवर है जी, ठीक है जी। टिग्रस जिसे दरिया दजला बोला जाता है, इसकी अगर आप ओरिजिन देखें तो ये मैंने एक सुर्ख निशान लगाया जी। आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं अरारत माउंटेन, जूदी पहाड़। अब याद रखिएगा कि ये जूदी पहाड़ है जी, कोई जूदी, वहां से जो है जहां पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी जी। तो आप याद रखिएगा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, 6 माह का फ्लड आया था। उसके बाद यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो अगर क्वेश्चन आ जाता है बड़ी दफ़ा के हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ रुकी थी, तो आपने याद रखना है कि ये जूदी पहाड़ यानी कि अरारत माउंटेन, यहाँ से 2 रिवर निकल रहे हैं जी। तो इन रिवर के करीब आप याद रखिएगा कुछ मेन सिटीज़ हैं इनके इराक के जी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है टिग्रस रिवर, ये सीधा टर्की से इराक में दाखिल होता है। इस पे पहला सिटी आता है मूसल। मूसल जो है ये हजरत यूनस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम, आपको पता है मछली वाले जो नबी है ना जी, उनके लिए पॉपुलर है जी। क्योंकि मूसल जो है, इससे पुराना नाम जो है नैनवा है जी, नैनवा। मूसल का पुराना नाम जो है वो नैनवा है, और ये मूसल एक पॉपुलर सिटी है। फिर ये आपको नजर आ रहा है तिकरीत। तकरीत शहर जो है ना जी, ये याद रखिएगा सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बड़ा पॉपुलर है जी। सलाहुद्दीन अयूबी आपने याद रखना है 1138 में पैदा हुआ था जी, और ये कुर्द नस्ल से है जी। इसके वालिद का नाम है नजमुद्दीन अयूब है जी, उसी से इसको अयूबी बोलते हैं। और आपको पता है ये 1174 में फाउंडर है ये अयूबी डायनेस्टी का जी, और इसने 1187 में बैतुल मुकद्दस फतह किया था। कोई पूछे इसकी मतलब मेन काम, तो इसने क्या किया था जी, बैतुल मुकद्दस फतह किया था 1187 में, और 1193 में इसकी डेथ हुई थी।
اب یاد رکھیے گا کہ پورے یورپ کو اس نے جھکا دیا تھا جی، کیونکہ جب 1187 میں اس نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو تھرڈ کروسیڈ سٹارٹ ہوتی ہے جی، اور 1187 سے لے کے 1192 تک تیسری صلیب کی جنگ ہوئی تھی جی، کروسیڈ جو ہے تھرڈ ہوئی تھی جی۔ تو تھرڈ کروسیڈ جو ہے اس میں اس نے رچرڈ دی لائن ہارٹ کو جو ہے وہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ امن معاہدہ کرے جی مسلمانوں کے ساتھ ود آؤٹ بیت المقدس، جو اس نے چھینا تھا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ 1193 میں مر گیا جی، اس کی مطلب ہے کہ وفات ہوئی تھی صلاح الدین ایوبی کی، اور یہ اس کا جو علاقہ ہے نا وہ تکریت ہے جی۔ لیکن یہ جو شہر آپ کو نظر آ رہا ہے کرکوک آئل کے لیے رچ ہے جی، لیکن اب یاد رکھیے گا کہ یہ بغداد جو شہر ہے نا جی، یہ اس کا کیپٹل ہے جی، سٹی آف پیس بھی بولتے ہیں، عروس البلاد بھی بولا جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا مزار ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان کا اصل نام ہے، ان کا مزار ہے یہاں پہ، حضرت عبد القادر جیلانی کا مزار ہے۔ لیکن اس سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سامرا آپ یاد رکھیے گا کہ بغداد کیپٹل بنا ہے 762 میں، لیکن بعد میں ایک بادشاہ آیا تھا موتسم باللہ ہے جی، اس کو میں موتسم باللہ، اس نے کیپٹل چینج کیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا مامون الرشید کا بھائی تھا جی، اور یہ 833 میں مطلب ہے کہ یہ آیا تھا جی موتسم باللہ، اور اس نے کیپٹل جو ہے نا یہ چینج کیا تھا سامرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موتسم باللہ جو ہے اس نے ترکوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا آرمی میں، تو بغداد ایک بہت ہی زیادہ سیولائزڈ سٹی تھا، تو جو ترک لوگ تھے وہ اس طرح جو ہے کہ وہ مینرز اور مطلب ہے کہ سیولائزڈ نہیں تھے۔ فوج جو ہے وہ گلیوں میں گھوڑے دوڑاتی تھی اور لوگوں کو زخمی کر دیتے تھے، تو اس نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا تھا سامرا۔ تو اب یاد رکھیے گا یہ سامرا ہے، یہ بغداد ہے جی۔ اسی طرح اگر اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ ریور جو ہے اس کا نام ہے یوفریٹ، دریائے فرات جو ہے نا جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دریائے فرات ہے جی۔ اور دریائے فرات جو ہے یہ انٹر ہوتا ہے پھر سیریا میں آ کے، سیریا سے پھر یہ آگے عراق میں آتا ہے۔ اس پہ آپ یاد رکھیں یہ ایک نا لیک آ رہی ہے، لیک کا نام ہے القادسیہ۔ آپ کو پتہ ہے جنگ قادسیہ ہوئی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ ہوا تھا ایرانی بادشاہ رستم سے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ قادسیہ ایک پورا صوبہ ہے عراق میں، اور یہیں پہ جنگ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ نے یاد رکھنا ہے سعد بن ابی وقاص جو ہے نا جی، ان کو فاتح ایران بولا جاتا ہے جی، فاتح ایران آپ نے یاد رکھنا ہے جی، سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ القادسیہ جی۔ پھر یہ ایک لیک آتی ہے، اس کا نام ہے لیک آف تھر، یہ بھی اس علاقے میں ہے۔ پھر یہ لیک ہے لیک آف رضا، یہ مطلب یہ بھی عراق میں آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کربلا ہے جی۔ کربلا میں آپ کو ہوتا ہے کہ یکم المحرم سے لے کے 10 محرم تک آپ کو ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کا قافلہ رکا تھا جی، جنگ ہوئی تھی 10 محرم کو۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ 10 محرم ہے جی، 61 ہجری ہے، اور 10 اکتوبر ہے جی 680 AD ہے، جو واقعہ کربلا ہوا تھا۔ لیکن اب یاد رکھیے گا کہ کوفہ ادھر ہے، کربلا اوپر ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ جانا تو کوفہ چاہتے تھے، لیکن اوپر کیوں چلے گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی، تو اس وقت حضرت امام حسین سیریا جانا چاہتے تھے، وہ یزید کو ملنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جب اوپر موو کرتے تھے تو حر بن یزید تمیمی جو ہے ان کے قافلے کو روک لیتا تھا، ان کو کوفہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس وجہ سے پھر یہ آپ جب کربلا میں پہنچے تو یہاں پہ آپ کو روک لیا گیا۔ پھر یہ ایک شہر آپ نے یاد رکھنا ہے بیبلون ہے جی، بیبلون۔
बेबलोन जो है कि ये भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी, बेबलोनियन सिविलाइजेशन। और बेबलोन में एक चीज है जी जिसका नाम क्या है जी, हैंगिंग गार्डन। ये आपको पता है कि हिस्टोरिकल प्लेस है जी, लटके हुए बागात, मुअल्लक बागात, वो बेबलोन में है जी। फिर उसके नीचे यहां पे आता है नजफ। नजफ को आपने ज़हन में रखना है कि हजरत अली का मज़ार है जी। नजफ में ना हजरत अली करमल्ला वजहू जो है ना जी, उनका मज़ार जो है वो नजफ में है जी। तो अब याद रखिएगा। तो इस तरह ये दोनों रिवर आते हैं जी, ये यूफ्रेट है यानी फरात, ये टिग्रस है जी। और फिर ये यहाँ पे आगे ना ये बसरा स्टेट भी है और बसरा सिटी है जहां पे ये मिल जाते हैं। और उसके बाद आगे रिवर कौन सा बन जाता है जी, शत्तुल अरब। अब याद रखिएगा कि शत्तुल अरब जो है वो यहाँ का रिवर है जी, जिसको मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा रिवर मानते हैं। ये पर्शियन गल्फ में गिरता है जी। और एक चीज याद रखिएगा कि इराक जो है ना जी, इसको सिर्फ इतना ही साहिल लगता है जी, साहिल समंदर बिल्कुल थोड़ा है जी। 3% जो है ओवरऑल इनकी जो अपना मेन एरिया उसका 3% तकरीबन जो है वो साहिल समंदर है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर का वो एरिया बनता है जी। तो इसको सेमी लैंडलॉक मुल्क बोलते हैं जी। 1920 में इसका नाम जो है वो पड़ गया था, आप याद रखिएगा कि जो है कि इराक। और इराक जो है ना, ये बेसिकली आपने याद रखना है कि इराक का जो एक पर्सनैलिटी आपको होता है सद्दाम हुसैन, वो 1937 में पैदा हुआ था। और 1979 में इराक का क्या बन गया जी, वो बादशाह बना था, प्रेसिडेंट। फिर आपको पता है कि उसने 1980 से यानी 1980 से 88 तक ईरान इराक वार की जी। फिर 1990 में उसने कुवैत पे अटैक कर दिया। फिर 1991 में उसने अमेरिका के साथ जंग की जी। 2003 में आप याद रखिएगा कि सद्दाम हुसैन जो है ना, उसके खिलाफ अमेरिका जो है उन्होंने जंग की थी, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। और सद्दाम हुसैन को 2006 में ना 30 दिसंबर को ईद उल अज़हा का पहला दिन था जी, जब अपना ईद उल अज़हा का पहला कह रहा हूँ यानी कि 10 ज़िलहज ईद उल अज़हा का पहला दिन, जब सारी दुनिया कुर्बानी कर रही थी, तो 30 दिसंबर 2006 को सजाए मौत दे दी थी जी सद्दाम हुसैन को जी। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था जी पूरे इस एरिया का जी। शॉर्ट टाइम में हमने स्मार्ट वर्क करते हुए आपको ये चीज़ें करवाई जी। तो अब सब दोस्तों को बता रहे हैं कि अगर आपको ये पसंद आया ये लेक्चर, तो मजीद आप प्रॉपर सेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक अपना नंबर भी शो कर देता हूं जी, आप इससे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी एकेडमी के नंबर भी जो है कि वो इंशाल्लाह जो है कि वो आपको दे दिए जाएंगे, आप रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह प्रॉपर सेशन के लिए। पूरा जो हमारा है एक पैटर्न, उसमें इंशाल्लाह ओवरऑल ये 3 माह का कोर्स होता है। तो हम पूरा कंप्लीट जो है वो हर पोर्शन जो है वो अच्छी तरह तैयार करवाएंगे जी। और हमारी ये इंशाल्लाह एक गारंटी होगी कि जितने भी टीचर हैं हमारी एकेडमी के, वो सारे एक्सपर्ट होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के जी। तो थैंक यू जी।